तो हेलो बेटा, स्वागत है अरिविहान के इस YouTube चैनल पर आप सभी का, जहां पर आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित हर एक छोटी बड़ी समस्या का समाधान दिया जाता है। और ऐसी ही एक छोटी सी समस्या का समाधान लेकर आज हाजिर हुए हैं आपके अपने सचिन भैया। बेटा, आज के इस वीडियो में मैं आपकी एक छोटी सी समस्या का समाधान लेकर आया हूं। वो समस्या क्या है? जैसा कि MP बोर्ड ने अभी कुछ दिन पहले हमारा रिजल्ट जारी किया था और रिजल्ट कुछ बच्चों का किसी भी कारण से बहुत अच्छा नहीं रहा, उनको अपनी इच्छा के अनुसार नंबर नहीं मिले, या किसी बच्चे का कोई एक सब्जेक्ट रुक गया हो, कोई 2 सब्जेक्ट किसी बच्चे के रुक गए हो। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश शासन ने, हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड ने आपके लिए एक और परीक्षा का आयोजन किया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश अब द्वितीय परीक्षा का आयोजन करने वाला है। इस द्वितीय परीक्षा के जो पेपर होंगे वो आपकी जो परीक्षा बोर्ड परीक्षा होगी उसी आधार पर पेपर होंगे। अब बच्चों को समस्या ये है कि फिर से हमें एक और बोर्ड परीक्षा देनी है। उस परीक्षा से संबंधित हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर चाहिए। तो हमारे जो अभिषेक सर हैं, अभिषेक सर ने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो पर कई सारे बच्चों ने कमेंट किए, और उन बच्चों की जब हमने कमेंट को पढ़ा तो हमें एक रियलाइज हुआ, हमें ये लगा कि वाकई में बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट से लेकर कुछ समस्याएं हैं। और उन कमेंट्स में जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा संख्या में एक कमेंट्स देखने को मिला वो ये था कि सर, द्वितीय परीक्षा के लिए हमें केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे दीजिए। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम हाजिर हुए हैं बेटा आज आपके सामने। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं हमारी पूरी रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपसे पूछे जाएंगे आपकी इस द्वितीय परीक्षा में। अगर आपने इन 100 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया बेटा, तो ये जो द्वितीय परीक्षा है जिसमें आपसे 70 नंबर की केमिस्ट्री पूछी जाएगी, 70 नंबर का जो रसायन शास्त्र का हमारा पेपर होगा, उस 70 नंबर में से आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो सकते हैं बेटा। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो अगर आपको से सम ऑब्जेक्टिव की समस्या है या ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई भी ऐसे वीडियो लेक्चर चाहिए या महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको अरिविहान का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अरिविहान के एप्लीकेशन पर आपको बेटा सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट के आपको चाहिए, चाहे केमिस्ट्री के चाहिए, चाहे फिजिक्स के चाहिए, चाहे बायोलॉजी के चाहिए, सारे सब्जेक्ट के आपको क्या मिल जाएंगे? अरिविहान के एप्लीकेशन पर सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। साथ ही में आप ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो अरिविहान की संभव बैच को। अरिविहान की जो संभव बैच है बेटा, इस संभव बैच में आपको आपकी द्वितीय परीक्षा से संबंधित किसी भी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और आप क्या कर सकते हो? आप अरिविहान के इस YouTube चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करने पर आपको लाइव वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उस लाइव ऑप्शन में जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। वो लेक्चर्स कुछ आपके होंगे प्रश्नोत्तर से संबंधित, कुछ लेक्चर्स होंगे आपके ऑब्जेक्टिव से संबंधित। तो अरिविहान पर आपको आपकी हर एक छोटी बड़ी समस्या का समाधान मिल जाएगा। आज की इस वीडियो लेक्चर में या आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं बेटा? तो आज की इस क्लास में उन महत्वपूर्ण यानी कि IMP 100 प्रश्नों की बात करने वाले हैं हम। उन 100 प्रश्नों की बात करेंगे बेटा जो आपकी इस द्वितीय परीक्षा में पूछे जाएंगे आपके केमिस्ट्री के पेपर में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, फटाफट से उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि उन प्रश्नों को आपको किस तरह से पढ़ना है ना? पुराने पेपर में या पिछले पेपर में हमसे जो गलतियां हो गई, जो भी कमियां रही, जो भी परिस्थितियां रही, उसे अब भूलते हैं और फिर से अपनी पढ़ाई को अच्छे सिरे से शुरू करते हैं, अच्छे ढंग से शुरू करते हैं और इन प्रश्नों को, इन 100 प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन 100 प्रश्नों को, ये कौन कौन से 100 प्रश्न हैं जो आपकी नैया को फिर से अच्छे से पार लगा सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए इन प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। चैप्टर के हिसाब से हर एक चैप्टर से मैंने 8 से 10 प्रश्न लिए हैं, है ना? उन प्रश्नों को आपको जिस हिसाब से मैं बताता हूं उस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो भाई, तो पहला चैप्टर है हमारा विलियन यानी कि सॉल्यूशन।
ये जो प्रश्न है मैंने दोनों लैंग्वेज में रखे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। अगर कोई हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी ये वीडियो फायदेमंद होगा, अगर कोई इंग्लिश माध्यम का या अंग्रेजी मीडियम का बच्चा है तो उसके लिए भी ये प्रश्न उत्तर हमारे लाभदायक होंगे बेटा। तो पहला प्रश्न है हमारा पहले चैप्टर से विलियन यानी कि सॉल्यूशन से। पहला प्रश्न है बेटा वान हाफ गुणांक को निर्धारित करने का सूत्र, निर्धारित करने वाले सूत्र के बारे में हमसे पूछा गया है भाई। वान हाफ जो आपका सूत्र होता है ना, वान हाफ गुणांक जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, आई से दर्शाते हैं बेटा, है ना। अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द वान हाफ कोफिशिएंट, वान हाफ कोफिशिएंट आई के बारे में हमसे पूछ रहा है कि आई को डिटरमाइन करने वाले फॉर्मूले के बारे में हमें लिखना है, वो फॉर्मूला क्या होता है। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें विलियन चैप्टर से, तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलियन के भाई दो उदाहरण हमें याद करने हैं, ये प्रश्न पूछा ही जाता है अक्सर, ठीक है। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले वे दो कौन कौन से अनादर्श विलियन के दो उदाहरण हमें पढ़ना है भाई। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो राइट टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग करने वाले दो एग्जांपल लिखने हैं हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। थर्ड प्रश्न की अगर हम बात करें इस चैप्टर से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये थर्ड प्रश्न, है ना। मोल प्रभाज के बारे में पूछा है, मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज की परिभाषा पूछी है, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमें लिखनी है भाई। तो ये तीन प्रश्न हो गए बेटा किस कौन से चैप्टर से, चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि विलियन से। जो कि अच्छा ये चैप्टर आपसे कितने नंबर में पूछा जा सकता है बेटा, तो ये चैप्टर आपसे 7 नंबर में आपको दिला सकता है। कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर का प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है आपके पेपर में, ठीक है। अगले अगर प्रश्न की हम बात करें तो विलियन चैप्टर से जो अगला प्रश्न है बेटा वो है मोलरता क्या होती है भाई। मोलरता की परिभाषा और सूत्र लिखना है हमें, कैपिटल एम के बारे में पूछा है, मोलरिटी के बारे में हमसे पूछा है। राइट द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी भाई, मोलरिटी की परिभाषा बहुत अच्छे से हमने समझी है, बहुत अच्छे से आपको इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे अरिविहान पर, ठीक है। तो मोलरिटी का सूत्र और परिभाषा हमसे पूछी है। पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करें तो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण किसे कहते हैं भाई, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण यानी कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर की हमें डेफिनेशन पूछी है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में पूछा है प्रश्न नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो इन प्रश्नों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है हमारी द्वितीय परीक्षा के लिए, सेकंड एग्जाम के लिए। सिक्स्थ प्रश्न की अगर हम बात करें, छठे प्रश्न की अगर हम बात करें तो विलियन किसे कहते हैं भाई, विलियन की परिभाषा हमें याद करनी है, विलियन की परिभाषा और एक दो इसके साथ में कुछ उदाहरण भी याद कर लेना, सामान्य उदाहरण है ना, पानी में नमक घोल दो या नमक का विलियन, है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये कुछ उदाहरण भी साथ में लिख देना अगर 2 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछता है एमपी बोर्ड तो, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई भाई, ये 6 प्रश्न समझ में आए। अगर इन 6 प्रश्नों के आपको लेक्चर्स चाहिए, इन 6 प्रश्नों के आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो क्या करना है, अरिविहान के एप्लीकेशन पर संभव पेज में हर एक प्रश्न का सरल भाषा में आसान उत्तर आपको मिलेगा, ठीक है। अगले प्रश्नों की अगर हम बात करें, 7वें नंबर का बेटा हमारा प्रश्न है, 7वें नंबर में हमसे पूछा गया है विलियन चैप्टर में, ग्लूकोज के 5% विलियन 25 डिग्री पर परासरण दाब की गणना कीजिए भाई, है ना। ग्लूकोज का एक विलियन दिया हुआ है, ये एक आपका न्यूमेरिकल प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें आपको गणितीय सूत्र लगाना है, किसका, परासरण दाब का, जो हमने परासरण दाब पढ़ा हुआ है उसका आप सूत्र लगाना है। हमें दिया हुआ है कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सांद्रता दी हुई है, ग्लूकोज का 5% का विलियन हमें दिया हुआ है, हमें गणना किसकी करनी है भाई, परासरण दाब की गणना करनी है। ग्लूकोज का जो आणविक द्रव्यमान है कितना है भाई, है ना, इसका मोलर मास भी आपको दे दिया है, आणविक द्रव्यमान भी दे दिया 180 होता है, और आर की वैल्यू भी आपको दे दी है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं आर को, इसकी भी वैल्यू आपको दे दी है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 250 सी की बात की है, मोलिकुलर मास दिया हुआ है ग्लूकोज का, ये सारी चीजें आपको दी हुई है, 25 डिग्री है ना बेटा, ये 250 नहीं है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमसे पूछा हुआ है भाई, ठीक है। चलो भाई 250 नहीं है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो हेनरी का नियम हमसे पूछा है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का भाई, हेनरी का नियम क्या होता है
है ना, और उसके अनुप्रयोग लिखने हैं हमको, और जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशंस हैं उसकी, उन पर हमें बात करनी है, उनको हमें पढ़ के जाना ही जाना है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो व्हाट इज अ हेनरीज लॉ, राइट, इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस। इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, और इसके कौन कौन से भाई लिमिटेशंस होते हैं। तो ये 8 प्रश्न विलियन चैप्टर से हुए। इसके बाद में अगर हम बात करें और आगे के प्रश्नों की बेटा, तो 9वां जो प्रश्न है हमारा वो है अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, यानी कि व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं विलियन चैप्टर में, है ना, सॉल्यूशन चैप्टर में। तो विलियन द्वारा दर्शाए जाने वाले विभिन्न अणुसंख्यक गुणधर्मों को समझाइए। उन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमसे पूछा गया है भाई। एक्सप्लेन द वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शोन बाय सॉल्यूशन। एक विलियन कौन कौन सी 4 अलग अलग प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दर्शा सकता है, अणुसंख्यक गुणधर्म दर्शा सकता है, उनके बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस पर तो ट्रिपल स्टार लगा लो बच्चा, है ना। मोलरता और मोललता में क्या पूछा है हमसे, अंतर पूछे हैं भाई। इसके 5 अंतर हमको याद करने हैं, 5 डिफरेंस इसके हमको क्या करने हैं, याद करने हैं। 5 अंतर मोलरता और मोललता में हमें याद करने हैं। क्या पूछा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द मोलरिटी एंड मोलेलिटी। आ गई बात समझ में भाई। तो ये जो 10 प्रश्न हैं ये हमें विलियन चैप्टर से पढ़ने हैं। इनके बाद अगर विलियन चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हम बात करें, 2-3 प्रश्न और विलियन चैप्टर से महत्वपूर्ण है, तो वो है भाई राउल्स का नियम और इसका सूत्र हमें लिखना है। राउल्स के नियम, राउल्स ने क्या अपना नियम दिया था, लॉ ऑफ राउल्स लॉ, है ना। राउल्स का लॉ क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है बेटा, ये प्रश्न हमें करना है। ओके, इसके बाद में वही राउल्स का नियम क्या है और इसका गणितीय व्यंजक। यहाँ पर सिर्फ सूत्र पूछा है, यहाँ पर पूरा जो उसका एक्सप्रेशन होता है राउल्स लॉ का, उस पूरे एक्सप्रेशन की बात करी गई है ना। दोनों में नियम कॉमन है, उसके बाद में गणितीय व्यंजक हमसे पूछा गया। प्रश्न नंबर 13 की अगर हम बात करें भाई, तो प्रश्न नंबर 13 है हमारा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। क्या मुख्य अंतर है, एक आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उनके बारे में हमें पूछा है। तो भाई ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर विलियन के वो 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे आपकी इस द्वितीय परीक्षा में मध्य प्रदेश शासन, है ना, एमपी बोर्ड आपसे पूछने वाला है। ठीक है, अगर इन प्रश्नों के वीडियो लेक्चर चाहिए तो क्या करना है, या तो आपके अरिविहान का चैनल जैसे ही सब्सक्राइब करोगे, लाइव सेक्शन जहां पर आएगा वहां पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, या इससे भी अच्छा अगर आपको और बेहतरीन समाधान चाहिए तो क्या करना है, अरिविहान का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन पर जाने के बाद में आपको वहां पर एक संभव पेज दिखेगी, उस संभव पेज में जैसे ही क्लिक करोगे आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर और साथ में सारे नोट्स और इन चैप्टर से सारे केमिस्ट्री फिजिक्स सारे चैप्टर्स के आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, और वहीं से पेपर आपका आएगा बेटा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो भाई, ये तो हो गया फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें, विद्युत रसायन, जो कि सबसे ज्यादा नंबर में पूछा जाने वाला चैप्टर है। कम से कम आपको 9 नंबर ये चैप्टर दिला सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, है ना। 9 नंबर तक का चैप्टर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो वैद्युत रसायन में जो पहला प्रश्न है बेटा, जिस पहले प्रश्न को हमको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, वो पहला प्रश्न है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, व्हाट इज अ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है ना। विद्युत रसायन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सेल कांस्टेंट क्या होता है। दूसरा जो प्रश्न है बेटा, लवण सेतु यानी कि सॉल्ट ब्रिज, और इसके 2 कार्य हमें लिखने हैं कि भाई एक सेल में जब सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं तो उसके क्या क्या 2 महत्वपूर्ण काम होते हैं, तो उनकी हमें चर्चा करनी है। सॉल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु के कार्य, ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। इतनी बात समझ में आई। तीसरे अगर हम प्रश्न की बात करें वैद्युत रसायन से, तो तीसरा प्रश्न है बेटा, किसी विलयन की प्रतिरोधकता क्या होती है। प्रतिरोधकता, विलयन के लिए प्रतिरोधकता टर्म्स के बारे में हमें बताना है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी क्या होती है भाई। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हुए हमारे विद्युत रसायन के। अगले प्रश्नों की अगर हम बात करें विद्युत रसायन से, तो चौथा प्रश्न है बेटा, विद्युत रासायनिक सेल, है ना। विद्युत रासायनिक सेल का हमें डायग्राम बनाना है, क्या होता है भाई उसको समझाना है,
उसकी क्रियाविधि और डेनियल सेल का उदाहरण देकर इसे समझाना है भाई। डेनियल सेल किस प्रकार से काम करता है, एनोड क्या होता है, कैथोड किसका बना हुआ होता है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर बतानी है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या हैं भाई, और हमें क्या बताना है, इनके फंक्शनिंग बाय अ गिवन एन एग्जांपल ऑफ अ डेनियल सेल। डेनियल सेल का एग्जांपल देकर हमें अच्छे से समझाना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई भाई? आगे बढ़े, विद्युत रसायन का अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न हमसे पूछ रहा है बेटा, पांचवे प्रश्न में हमें कैसे पढ़ना है। पांचवा प्रश्न हमसे फिर से सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, हमने डेफिनेशन पहले ऑलरेडी पहले प्रश्न में हम पढ़ चुके होंगे। अब हमें यहाँ पर समझना है कि विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच में क्या संबंध होता है भाई। विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक को दोनों को एक दूसरे से क्या करना है, आपको रिलेट करना है, उसे समझाना है कि इन दोनों के मध्य में क्या संबंध होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है बेटा आपका, व्हाट इज अगला प्रश्न है, या इसी प्रश्न को हम इंग्लिश में अगर हम बात करें, व्हाट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट भाई। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट के बीच में हमें रिलेशन बताने हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई? तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले सेल स्थिरांक पढ़ लेंगे भाई। सेल स्थिरांक क्या होते हैं, सेल की क्रियाविधि किस प्रकार से, एक सेल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, एक विद्युत रासायनिक जो सेल होता है वो किस प्रकार से काम करता है। उसके बाद में हमें उस विलयन के अंदर, एक विलयन जो हम लेते हैं उस विलयन में रेजिस्टिविटी क्या होती है उसको समझा देना है। और फिर हमें समझाना है कि विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक के बीच में संबंध क्या होता है, विशिष्ट चालकता किस प्रकार से सेल स्थिरांक पर डिपेंड करती है, किस प्रकार से सेल स्थिरांक विशिष्ट चालकता के साथ में संबंधित होता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न क्रमांक 6 की अगर हम बात करें विद्युत रसायन से, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो कोलरास का नियम हमसे पूछा गया है कि कोलरास का नियम क्या होते हैं और उसके क्या अनुप्रयोग है बेटा। कि कोलरास का नियम जो पढ़ा है हमने, उस कोलरास के नियम का क्या क्या फायदे होते हैं, कहाँ कहाँ वो काम में आता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें, व्हाट इज अ कोलरास रूल या फिर कोलरास लो इसको हम बोल देंगे, है ना। कोलरास का लो क्या होता है, राइट द टू एप्लीकेशंस, इसके हमें दो एप्लीकेशंस बताने, ठीक है। रूल बोलो या लो बोलो एक ही बात, ठीक है। तो भाई कोलरास ने क्या क्या बातें कही थी सेल के बारे में, विद्युत रसायन से संबंधित क्या क्या बातें कही थी उनके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो ये 6 प्रश्न हुए। इसके बाद में आगे और चर्चा करें, हम 7वें प्रश्न पर पहुंचे तो विद्युत अपघटन क्या होता है भाई, विद्युत अपघटन किसको बोलते हैं, है ना। यानी कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस को परिभाषित करना है। उसके बाद में फेराडे ने जो नियम बताए हैं हमें विद्युत अपघटन से संबंधित, कि कब कितनी आप लाइट पास करोगे, कितना करंट पास करोगे तो कितनी चीजें टूटेगी, कितना केमिकल्स टूटेगा, कितना केमिकल्स ट्रांसफर होगा, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर बतानी है, एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित फेराडे के जो लॉ है उन पर हमें बात करनी है, उनको पॉइंट आउट करना है, उनके बारे में लिखना है। फेराडे लॉ पढ़ लिया, उसके बारे में फिर हमें क्या लिखना है कि ये किस तरह से ये लॉ बताता है, किस तरह से किस किस चीजों से विद्युत अपघटन को दर्शाता है। ये शो के किस चीज को ज्यादा सप्लाई करेंगे तो ज्यादा विद्युत अपघटन होगा, है ना। उन सारे पॉइंट्स को हमें यहाँ पर कवर करना है। उसके बाद में 8वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो नर्नस समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए भाई। नर्नस समीकरण पूछी जाती है अक्सर, ठीक है। तो नर्नस समीकरण का हमें क्या करना है, नर्नस समीकरण का जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को हमें अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से 2-3 बार उसको जब करोगे लिखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अरिविहान पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर या फिर एप्लीकेशन पर। 9वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में अंतर स्पष्ट करना है भाई हमें, ठीक है। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये जो मोलर कंडक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं, मोलर चालकता जो हम पढ़ रहे हैं और जो तुल्यांकी चालकता होती है, इन दोनों में अंतर बताने होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो मुख्य मुख्य अंतर है, 4-5 अंतर हमें यहां से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद में आगे अगर हम बढ़े इसी के साथ में हमारे 3rd चैप्टर पर जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी या फिर हम बोले केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स से हमें जो पहला प्रश्न
कवर करना है। पहला प्रश्न जो हमें पढ़ना है वो क्या है बेटा, शून्य कोटि और प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि, है ना, अभिक्रिया की कोटि बताती है। वैसे ये जो पूरा चैप्टर है ये हमें क्या बताता है भाई, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वो किस दर के साथ हो रही है, किस रेट के साथ में हो रही है। अब रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ी है, अलग अलग प्रकार की हो सकती है ना, वो कितने आपके जो रिएक्टेंट होते हैं, आपके जो अभिकर्मक होते हैं, उनके सांद्रता पर निर्भरता के आधार पर वो अलग अलग प्रकार की हमने पढ़ी है। शून्य कोटि की पढ़ी, प्रथम कोटि की पढ़ी, द्वितीय कोटि की पढ़ी। तो शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इन रिएक्शंस के बारे में हमें किसकी चर्चा करनी है बेटा, इनके अर्ध आयु काल की हमें चर्चा करनी है, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड की हमें चर्चा करनी है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर आपसे जनरली नहीं पूछा जाता है, तो जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर के बारे में हमें चर्चा करनी है। एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस के बारे में हमें हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बताना है भाई। इसके बाद में सेकंड प्रश्न जो है यहाँ से अर्हनीय समीकरण हमें समझानी है कि अर्हनीय समीकरण क्या होती है। अर्हनीय समीकरण का हमें एक्सप्रेशन लिखना है, उसका सूत्र हमें बताना है भाई। तो राइट द अर्हनीयस इक्वेशन, अर्हनीयस इक्वेशन के बारे में लिखना है। तो ये दो प्रश्न हुए आपके रासायनिक बल गतिकी से भाई, है ना, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स जो कि है चैप्टर नंबर 3 से। थर्ड प्रश्न की अगर हम चर्चा करें भाई, तो थर्ड प्रश्न में हमसे पूछा है कि शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की बात करनी है बेटा। हमें किसकी बात करनी है, रेट कांस्टेंट के बारे में हमसे पूछा है। पहले हमसे हाफ लाइफ के बारे में पूछा, अब हमें से किसके बारे में पूछा है, रेट कांस्टेंट यानी कि दर स्थिरांक के बारे में हमें बताना है। रेट कांस्टेंट के बारे में बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा दर स्थिरांक, और इसकी इकाई क्या होगी भाई। अलग अलग रेट का अलग अलग हमें बतानी है, इनकी इकाई, इनकी यूनिट्स की बात करनी है। चौथे प्रश्न में क्या पूछा है भाई, चौथे प्रश्न में हमसे पूछा है रासायनिक अभिक्रियाओं की कोटि क्या होती है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमसे पूछा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसे हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है भाई, अलग अलग एग्जाम्पल देकर। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई। तो ये चार प्रश्न हो गए हमारे रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स से भाई। तो इन चार प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लेने के बाद में पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करें, तो सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की हमें परिभाषा लिखनी है कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए सक्रियण ऊर्जा किसको हम बोलते हैं, किसी केमिकल के लिए सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, उसको हमें परिभाषित करना है भाई, उसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है। सिक्स्थ प्रश्न की बात करें या छठे प्रश्न की अगर हम बात करें, तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक हमें क्या दिया हुआ, एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रश्न दिया हुआ है भाई, है ना। थोड़ा सा इसमें हम गणितीय सूत्र लगाएंगे तो ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएगा। क्या प्रश्न पूछा है, प्रश्न में हमसे कहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक की वैल्यू उन्होंने हमें पहले से दी हुई है 1.15 गुणा 10 की घात -3 प्रति सेकेंड हमें दिया हुआ है। तो 5 ग्राम अगर हमें दिया हुआ अभिकारक है, तो 5 ग्राम अभिकारक को 3 ग्राम तक होने के लिए, 3 ग्राम कम होने के लिए, 3 ग्राम तक कम होने के लिए कितना समय लगेगा भाई। आर की वैल्यू हमसे टी की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है, समय पूछा है हमसे कि कितना समय लगेगा। अगर कोई 5 ग्राम दिया हुआ है, हमें के की वैल्यू दे दी है ना, हमें उसका इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया है, उन्होंने हमें प्राथमिक प्रारंभिक सांद्रता दे दी है, तो हमें एक सूत्र लगाना है और इस प्रश्न को हल कर देना है। और समय हमसे पूछा गया है कि कितना समय लगेगा। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के के की वैल्यू हमें दे दी है भाई, ठीक है। इसके बाद में इनिशियल क्वांटिटी हमें दे दी है, फाइनल क्वांटिटी दे दी है हमें। उसके बाद में हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें टी की वैल्यू निकालनी है कि उसे 3 ग्राम, वो 5 ग्राम था, 5 ग्राम में से 3 ग्राम कम होने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 6 रासायनिक बल गतिकी से। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें बेटा, तो हमसे कहा गया है
कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पूछा है, यानी कि उन फैक्टर्स के बारे में पूछा है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शंस की रेट को ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, उन सारी चीजों के बारे में हमें बताना है। 4-5 फैक्टर्स आपको यहां से कवर करते हुए चलना है। बहुत आसान सा प्रश्न है, अच्छे से पढ़ोगे एक बार तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट्स की अगर हम बात करें इन प्रश्नों के तो आपको अरिविहान के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे भाई। 8वें प्रश्न की अगर हम बात करें, अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर बताना है भाई। अभिक्रिया की दर यानी कि आर और के मध्य क्या अंतर होते हैं, रेट कांस्टेंट के बारे में और किसके बारे में पूछा है इन्होंने हमें से, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में डिफरेंस पूछा है। ठीक है, 9th अगर प्रश्न की हम बात करें, 9वें प्रश्न क्रमांक की अगर हम बात करें तो अभिक्रिया की अणुसंख्यता के बारे में पूछा है भाई, कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमें यहां से अभिक्रिया की अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर स्पष्ट करना है। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? चलो भाई, तो मॉलिक्यूलरिटी ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक अभिक्रिया में कितने अणु हैं और उस अभिक्रिया की कोटि क्या है, उन दोनों में हमें क्या करना है, अंतर बताना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमें अंतर बताना है। क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई? क्या ये 9 प्रश्न कर लोगे रासायनिक बल गतिकी से, केमिकल काइनेटिक्स के ये 9 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे? इन 9 क्वेश्चंस में से आपकी इस द्वितीय परीक्षा में पूछे ही पूछे जाने हैं बेटा। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ में अगर हम आगे बढ़े तो डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व पर आते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर अगर हम चर्चा करें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमसे हमारी द्वितीय परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो वे दो कौन कौन से प्रश्न हैं भाई इस चौथे चैप्टर से। तो सबसे पहला प्रश्न कि मिश्र धातु क्या होते हैं, यानी कि व्हाट आर अलॉयज। अलॉयज किसको हम बोलते हैं, मिश्र धातु हम किसको बोलते हैं, इसकी परिभाषा और हमें क्या लिखना है, साथ में कुछ उदाहरण भी इसके लिख देने हैं। ठीक है, परिभाषा और उदाहरण के साथ में इस प्रश्न का अंत करना है। फिर इसके बाद में द्वितीय प्रश्न क्या है, संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें समझाने हैं भाई। संक्रमण तत्व जो होते हैं ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व जिनको हम बोलते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। और एक दो के तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रट ही लेना बिल्कुल, है ना, किस किस का, कॉपर 29 का एंड क्रोमियम का। ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये ऐसे तत्व होते हैं जो अक्सर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। ठीक है, क्रोमियम कितना होता है बेटा, 24, है ना। ये थोड़ा सा इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, थोड़ा सा अपवाद वाली स्थिति बनती है, इसलिए ये अक्सर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर हमें लिखना है कि क्या अंतर होता है, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है, तो इनमें अंतर हमें अच्छे से करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 प्रश्न। इसके बाद में और आगे प्रश्नों की बात करें हम डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से, तो चौथा जो प्रश्न है बेटा वो है लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स में अंतर, है ना। एफ ब्लॉक में जो 2 सीरीज चलती है, लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टेनॉइड सीरीज, उनमें हमें क्या बताने हैं, उनमें हमें अंतर बताने हैं कि उन दोनों में अंतर क्या होते हैं, लेंथेनॉइड्स किन्हें बोलते हैं, एक्टेनॉइड्स किन्हें हम बोलते हैं। मुख्य मुख्य 4-5 अंतर आपको बताने। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, इनमें हमें डिफरेंस बताने हैं, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। इसके बाद में 5th प्रश्न की बात करें तो K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट यौगिक, इन दो यौगिकों के हमें कुछ उपयोग लिखने हैं कि दैनिक जीवन में या फिर इनके हमारी रसायन शास्त्र में क्या क्या उपयोग होते हैं, अलग अलग अभिक्रियाओं को करवाने में ये कहाँ कहाँ पर काम आते हैं, कहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में ये काम में लिए जाते हैं, किन अभिक्रियाओं में इनका उपयोग
होता है। तो उनके कुछ उपयोग हमें लिखने हैं भाई। छठे प्रश्न की अगर हम बात करें, अच्छा इंग्लिश में बात कर लेते हैं। राइट द यूजेस ऑफ K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट, इन दोनों के हमें यूजेस लिखने हैं भाई। सिक्स्थ प्रश्न में हमें संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो परिवर्तनीय ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाती है भाई, है ना। संक्रमण तत्वों को जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर हम देखते हैं +2 से लगाकर ये +7 तक या 0 से लगाकर +7 तक अलग अलग ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो उसके क्या क्या कारण होते हैं उनके बारे में हमें पूछना है। व्हाई डू द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सहिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाती हैं ये कौन संक्रमण धातुएं यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये 6 प्रश्न आपके हुए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। सातवें प्रश्न की अगर हम बात करें तो लेंथेनॉइड संकुचन के बारे में पूछा है बेटा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोड़ के नहीं जाना है। लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है और इसके प्रभाव क्या होते हैं, है ना। पूरी आवर्त सारणी में इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी किस तरह से बदलती है ना, किसी भी तत्व के गुणधर्म कैसे बदल जाते हैं लेंथेनॉइड संकुचन होने की वजह से, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है इस प्रश्न में, ठीक है। इसके बारे में अगर इसके बाद अगर 8वें प्रश्न की हम बात करें तो संक्रमण तत्वों में संकुल यौगिक, है ना, जो कि अगला चैप्टर होने वाला है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाने की खासियत रखते हैं, क्यों सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक के तत्व ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं, संकुल यौगिक बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं, उनके बारे में हमें समझाना है कि इनमें ऐसा क्या होता है भाई संक्रमण तत्वों में कि ये बड़े बड़े यौगिक बना सकते हैं, बड़े बड़े उपसहसंयोजक यौगिक बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं। इतनी सी बात है, ये इस प्रश्न में हमको पढ़ लेना है, समझ लेना है ना। और फिर भी समझ में ना आए तो क्या करना है भाई, अरिविहान पर आना है, वहां पर बहुत सरल भाषा में इसका उत्तर मिल जाएगा, इसका नोट्स आपको मिल जाएंगे, और भी ऐसे ही कई अच्छे अच्छे प्रश्नों के समाधान आपको सरल भाषा में मिल जाएंगे। और आगे बढ़े थोड़े तो 5वें चैप्टर पर अगर हम पहुंचे जिसका नाम है उप सहसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, 5वां चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है बेटा, बहुत आसान और अच्छा चैप्टर है, अच्छे नंबर दिलाने वाला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है कि जो संक्रमण धातुएं जो पिछले चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में, उनमें चुंबकीय गुणों का वर्णन करना है देखिए, उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्क्राइब द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, है ना, या ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स जो बनते हैं, उन ट्रांजिशन मेटल्स के जो कंपाउंड बनते हैं यानी कि आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें क्या क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो सकती है, वो पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं कि वो डायामैग्नेटिक हो सकते हैं कि वो फेरोमैग्नेटिक हो सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। द्वितीय प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं भाई, है ना। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं या ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं या उपसह संयोजन यौगिक होते हैं, ये रंगीन क्यों दिखते हैं भाई, ये कलरफुल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, उस पर हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है, और उसकी व्याख्या हमें करनी है, बताना है, समझाना है कि ये कारण होता है भाई कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये इस कारण से आपके रंगीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तृतीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो द्विक लवण यानी कि डबल सॉल्ट और संकुल लवण यानी कि आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हमें क्या करना है, अंतर बताना है भाई कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलो, एक ही बात है बेटा, है ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनमें हमें डिफरेंस बताना है कि इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, ठीक है। चलो भाई इसके आगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो प्रश्न है भाई वार्नर्स का समन्वय सिद्धांत। ये जो वार्नर साहब थे इन्हीं की वजह से इस चैप्टर को हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यही वो वार्नर साहब है जिन्होंने
इस प्रकार के यानी कि उपसह संयोजन यौगिकों को खोजा है, इनके बारे में डिस्कवरी करी, इनके बारे में हमें बताया है कि भाई ये भी एक तरह के अलग अलग केमिकल होते हैं जिनके गुण अन्य केमिकलों से अलग होते हैं, अन्य यौगिकों से अलग होते हैं। तो इनने जो थ्योरी दी थी उसके बारे में हमें बताना है, इनकी अवधारणा, इन्होंने कौन कौन से पॉइंट हमें दिए थे, कौन कौन सी वो बातें थी जो बताई थी उपसह संयोजन यौगिक के बारे में। जब आप वार्नर थ्योरी पढ़ लोगे बेटा, तो वार्नर थ्योरी या वार्नर सिद्धांत जब आप पढ़ लोगे तो यहां से आपको प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता यानी कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, जो कि अगला प्रश्न अभी आएगा। तो वहां पर उन दोनों में हमें अंतर भी इस थ्योरी को पढ़ने के बाद में आसानी से सीख जाएंगे। मतलब इस थ्योरी को पढ़ने से आपके दो प्रश्नों का क्या होगा, उत्तर मिल जाएंगे, दो प्रश्नों का आप उत्तर लिख पाओगे। ठीक है, तो वार्नर थ्योरी को भी हमें अच्छे से कर लेना है क्योंकि यहाँ से दो प्रश्न हमें सीखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, तो स्टेट द वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के वार्नर्स की कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या थी और इसके पोस्टुलेट्स क्या थे, इसके पोस्टुलेट्स हमें लिखने हैं यहाँ से। इसके बाद में यहां पर लगा लो 5 स्टार, 1 2 या 3 नहीं लगाने, कितने लगाने हैं भाई, 5 स्टार। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाएगा इस चैप्टर से उपसह संयोजन यौगिक से वो रहेगा बेटा आईयूपीएससी नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर यहां से पूछे जाएंगे। अब मैंने यहां पर 3 उदाहरण दिए हुए हैं आपको, इन तीनों के नाम तो आपको याद करने ही करने हैं, लेकिन जो आईयूपीएससी नामकरण के नोमेनक्लेचर के जो बेटा रूल्स है ना, जो नियम है, उन नियमों को बहुत अच्छे से समझ लेना है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसह संयोजक यौगिकों में बहुत चांसेस हैं कि आपसे क्या पूछे जाएंगे, आपसे आईयूपीएससी नाम पूछे जाएंगे, आईयूपीएससी नेम आपसे पूछे जाएंगे। इन तीन के तो करना ही है, साथ में कुछ और उदाहरणों को प्रैक्टिस कर लेना है जो हमारी बुक में दिए हुए हैं, या बुक में नहीं मिलते हैं तो आपको जो अरिविहान से नोट्स मिलेंगे उन नोट्स में कई सारे एग्जाम्पल और उनके आईयूपीएससी नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। इतनी चीजें समझ में आई भाई। चौथा प्रश्न समझ में आया उपसह संयोजन यौगिक में कि चौथे प्रश्न में हमको क्या करना है, सारे नियम पढ़ने हैं। सारे नियम पढ़ने के बाद में हमें क्या कर लेना है, कुछ उदाहरणों को भी कवर कर लेना है। इसके बाद में अगर बेटा हम बात करें, आगे बढ़े इस उपसह संयोजन यौगिक के प्रश्नों में, तो पांचवा जो प्रश्न है आपका जिसमें आपसे पूछा गया है कि समन्वय यौगिकों में विभिन्न प्रकार की समवयवता को उदाहरण सहित समझाइए। क्या पूछा है बेटा, आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा है कि ये जो समन्वय यौगिक है यानी कि उपसह संयोजन यौगिक है ना, समन्वय यौगिक को ही क्या बोलते हैं, एक और नाम इनका उपसह संयोजन यौगिक बोलते हैं। इन उपसह संयोजन यौगिकों में कौन कौन से प्रकार की समवयवता देखने को मिलती है उनको हमें समझाना है, उदाहरण सहित उनको याद करना है, लिखना है, यानी कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा है बेटा, इंग्लिश में बात करें तो किसमें आइसोमेरिज्म पता नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कि ये जो अलग अलग प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है, उनको एग्जाम्पल के साथ में हमें बताना है, उनके बारे में लिखना है। छठे प्रश्न की बात करें, छठे प्रश्न में अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप वार्नर थ्योरी पढ़ोगे, वार्नर का सिद्धांत जब आप पढ़ोगे तो आपको प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता में अंतर भी समझ में आ जाएगा। तो इस प्रश्न को आप जब वार्नर थ्योरी पढ़ोगे तो वहीं पर समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में अंतर क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, की इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं भाई, क्या क्या मुख्य अंतर होते हैं, प्राथमिक संयोजकता किसको बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि द्वितीयक संयोजकता किसको बोलते हैं। तो ये तो आपको ये वाला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, ये आप जब वार्नर थ्योरी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें मुख्य मुख्य जो 4-5 अंतर है उनके बारे में हमें लिखना है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 की अगर हम बात करें, तो हमें यहाँ पर किलेट को परिभाषित करना है कि डिफाइन द किलेट, किलेट क्या होते हैं, है ना, परिभाषित करना है, एक उदाहरण को संरचना सहित समझाना है। यहाँ पर किलेट क्या होते हैं ये समझा देना है, ईडीटीए का उदाहरण लेना है और उसे बहुत अच्छे से यहाँ पर हमें समझा देना है भाई। ठीक है, कि किलेट किसको हम बोलते हैं। इसके बाद में 8वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो समन्वय यौगिकों में विभिन्न प्रकार की समवयवता को उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न हम पहले से ऑलरेडी 8 पढ़ चुके हैं, तो वही प्रश्न है 8वां प्रश्न।
ठीक है, समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म की बात हुई। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े प्रश्न क्रमांक चैप्टर क्रमांक 6 पर, यानी कि अब हम आ चुके हैं हमारी कार्बनिक रसायन पर, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, अगर पूरी रसायन की हम बात करें तो हमारा 6 नंबर का जो चैप्टर है, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो अरीन, है ना, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो इसमें अब हमारी जो केमिस्ट्री है, अब हमें ज्यादातर किनके साथ में डील करना है बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलेगी, केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिलेगी। अलग अलग केमिकल्स को हम मिलाएंगे और केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे और अलग अलग उत्पाद प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो यहां से मेरी एक और राय है आपको कि जब भी आप इस कार्बनिक रसायन को पढ़ो, कार्बनिक रसायन जब भी पढ़ोगे तो क्या करना है बेटा, कार्बनिक रसायन पढ़ते टाइम सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है, सबसे ज्यादा फोकस लिखने पर करना है, सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शंस को लिखना है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन आज याद करोगे फिर भूलोगे, है ना, तो जितना लिखोगे उतनी ज्यादा ये केमिकल रिएक्शंस याद रहेगी, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कॉपी पेन का उपयोग करना है भाई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पहला अगर प्रश्न है हमारा 6 चैप्टर का, तो क्या है वो पूछा है हमसे, क्या एथिल क्लोराइड जो होता है उसको प्रोपेनामीन में कैसे परिवर्तित करोगे, उसका परिवर्तन कैसे करोगे भाई, एथिल क्लोराइड से प्रोपेनामीन कैसे बनाओगे, हाउ विल यू कन्वर्ट एथिल क्लोराइड टू प्रोपेनामीन, प्रोपीन अमीन या प्रोपेनामीन बोले इसको हम, एक ही बात है, किस तरह से उसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसको बहुत अच्छे से समझाना है भाई यहाँ पर। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो नाम अभिक्रिया, हाँ एक और चीज है, यहाँ से जितनी भी आपको नेम रिएक्शन आती है रासायनिक अभिक्रियाओं में, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं बेटा, जितनी भी नेम रिएक्शंस होती है उन सारी नेम रिएक्शंस को एक पेज पर, जितनी भी मैं अभी बताने वाला हूँ नेम रिएक्शन, उन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को एक पेज पर लिख लेना है भाई, उनके नाम के साथ में वो रासायनिक अभिक्रिया, क्या उत्पाद बनाती है उस उत्पाद का नाम, क्या अभिकारक उपयोग हुआ है वो अभिकारक, और कौन कौन से उत्प्रेरक, कौन कौन सी अभिक्रिया की स्थिति उसमें लगती है। क्या इतनी चीजें कर लोगे, क्या एक पेज लोगे, मतलब बीच में कॉपी में से एक पेज निकालना और उस पर जितनी भी हमारी 12-15 हम नाम अभिक्रियाओं के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिन अभिक्रियाओं की मैं अभी चर्चा करूंगा, उन सारी अभिक्रियाओं को क्या करना है हमको, उस पेज पर अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। इतना कर लोगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कार्बनिक रसायन से मिल जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न है भाई कि वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग, फिटिंग नहीं है फिटिंग है ना, ये 3 अभिक्रिया, एक वुड्स, एक फिटिंग और एक वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, इन तीनों अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित हमें क्या करना है, समझाना है। तो इन तीनों अभिक्रियाओं को एक साथ लिखना है पेज पर, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, नाम भी इनके एक दूसरे से संबंधित है, एक है वुड्स, एक है फिटिंग और एक है वुड्स फिटिंग साथ में, ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं को हमें अच्छे से लिख लेना है, एक्सप्लेन द वुड्स फिटिंग एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन विथ एग्जांपल, इनके उदाहरण सहित हमें समझाना है। फिर इसके बाद में तृतीय प्रश्न यहां से है हमारा भाई, तीसरे नंबर का प्रश्न है कि बहु हैलोजन यौगिक और उनके उपयोग, जो सबसे इंपोर्टेंट बहु हैलोजन यौगिक होते हैं उनके हमें उपयोग लिखने हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया आपका, CHCl3 हो गया, इस CHCl3 के बारे में हमें अच्छे से लिखना है ना, और भी आपका जैसे CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। तो ये जो कुछ बहु हैलोजन यौगिक है, इन बहु हैलोजन यौगिकों के बारे में आपको क्या करना है, इन बहु हैलोजन यौगिकों के सूत्र, संरचना और इनके उपयोग, और साथ में कुछ दुष्प्रभाव, है ना, कुछ इनके इफेक्ट हमें लिखना है, एक जैसे DDT आपका हो गया। तो ये जो इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण जो 5-6 बहु हैलोजन यौगिक है, इनके बारे में हमें इनका कम से कम सूत्र, संरचना कैसी बनाते हैं और इनके क्या उपयोग और क्या क्या दुष्प्रभाव है पर्यावरण के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, उनके बारे में हमें लिखना है भाई। तो ये 3 प्रश्न थे हेलो एल्केन और हेलो अरीन से। आगे बढ़े अगर हम तो चौथे प्रश्न की बात करें तो हेलो एल्केन और हेलो अरीन को बनाने की विधियों को समझाइए। जो विरचन की विधियां हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन और हेलो अरीन की, है ना, प्रिपरेशन मेथड्स की अगर हम बात करें, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन मेथड फॉर हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन, कि प्रयोगशाला में या अलग अलग केमिकल अभिक्रियाओं के द्वारा आप कैसे हेलोइल्केन और हेलोअरीन बना सकते हो, उन
अभिक्रियाओं को, उन विधियों को हमें समझाना है इस प्रश्न में। इसके बाद में पांचवा प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कार्बनिक रसायन का, सैंडमियर अभिक्रिया। भाई सैंडमियर अभिक्रिया आपको हेलोइल्केन हेलोअरीन में भी पढ़नी है, सैंडमियर अभिक्रिया जब आप अमीन चैप्टर पढ़ोगे वहां पर भी पढ़नी है ना। तो दो दो चैप्टर में पूछी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। डाइजोनियम, वहां पर हमसे डाइजोनियम लवण के नाम से इसको पूछ सकते हैं कि डाइजोनियम लवण कैसे बनाते हैं, तो वो एक ही बात है ना, सैंडमियर अभिक्रिया। और हमें गटरमैन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है भाई। तो राइट द सैंडमियर रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन क्या होती है और गटरमैन रिएक्शन क्या होती है, इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में, इन दोनों केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें अच्छे से लिखना है, इनकी थ्योरी लिखनी है, इनकी केमिकल अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शंस लिखनी है। फिर इसके बाद में लुकास अभिकर्मक क्या है भाई, लुकास अभिकर्मक और इसके अनुप्रयोग हमें लिखना है कि लुकास रिएजेंट जो है ये, व्हाट इज लुकास रिएजेंट एंड गिव इट्स एप्लीकेशन, भाई कि इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, ये कहां कहां पर काम में आता है, उनकी हमें चर्चाएं करनी है भाई। ठीक है, आगे बढ़े इसी के साथ में। तो एक और जो सबसे सबसे जरूरी भाई, सबसे जरूरी है ये प्रश्न, सबसे जरूरी है, कौन सा है प्रश्न, SN1 और SN2 अभिक्रिया में मुख्य अंतर। भाई 5 अंतर इसमें याद कर ही लेने हैं, 5 अंतर SN1 और SN2 में, बहुत अच्छे से, और बहुत सरल है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत सरल सरल 5-6 अंतर आप आसानी से इनके याद कर ही लेना है SN1 और SN2 में। आठवां प्रश्न है भाई बीटा विलोपन, है ना, बीटा को इस तरह से लिखते हैं बेटा, बीटा को इस तरह से भी लिखा जाता है, ये बीटा विलोपन, कि बीटा विलोपन अभिक्रिया और सेटजेफ का नियम, सेटजेफ का नियम क्या होता है ना, बीटा विलोपन अभिक्रिया यानी कि बीटा विलोपन अभिक्रिया, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में भाई सेटजेफ का नियम किस तरह से लगता है, सेटजेफ का नियम क्या होता है, उसके बारे में हमें उदाहरण सहित बताना। आठवें प्रश्न में हेलोइल्केन और हेलोअरीन, क्या इतने प्रश्न कर लोगे इस अध्याय से भाई, अच्छे से कर लेना है। नौवें प्रश्न की अगर हम बात करें, नौवें प्रश्न की अगर हम बात करें कि क्लोरोबेंजीन की निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, कि ये जो क्लोरोबेंजीन होता है ना, मैं आपको इसका संरचना भी बना देता हूं भाई, कि ये जो क्लोरोबेंजीन होता है, इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग अभिकर्मक के साथ में, अलग अलग अभिकारक के साथ में किस प्रकार से होती है, उनसे के बारे में हमसे पूछा है कि जब ये क्लोरोबेंजीन भाई FeCl3 की उपस्थिति में, जब अंधेरे में हम क्लोरीन के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, वो सारी चीजें हमें बतानी है। अंधेरे में अभिक्रिया हमें बताइए भाई, अंधेरे में हो रही है अभिक्रिया बाबा, ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। दूसरे की अगर हम बात करें, ये A ये B है बेटा, है ना। बी की अगर हम बात करें तो हेलोजनीकरण के बारे में हमसे पूछा है, क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण कैसे होता है, क्लोरोबेंजीन में नाइट्रीकरण अभिक्रिया कैसे होती है, क्लोरोबेंजीन में सल्फोनीकरण कैसे होता है, और क्लोरोबेंजीन में एल्काइलीकरण कैसे होता है, यानी कि अल्काइलेशन कैसे होता है, सल्फोनेशन कैसे होता है, हेलोजिनेशन कैसे होता है, उन अलग अलग रिएक्शंस को हमें क्या करना है, सिर्फ उनकी रिएक्शंस याद करनी है। हेलोएल्केन इसके किसके लिए, क्लोरोबेंजीन के लिए, हेलोएल्केन और हेलोअरीन चैप्टर में, क्या इतना कर लोगे, क्या इन रिएक्शंस को एक बार आप जब पेज पर लिखोगे तो क्या ये समझ में आ जाएगी, क्या इनको सीख लोगे, बिल्कुल सीख लोगे यार, एक बार में नहीं तो 2 बार लिख लेना, 5 मिनट की जगह 10 मिनट लग जाएंगे, 4 अभिक्रिया 5 अभिक्रिया लिखने में, ठीक है। तो इनको हमें बहुत अच्छे से करनी है। इसके बाद में 7वें चैप्टर की हम बात करें, जिसका नाम है आप सबका सबसे फेवरेट, अल्कोहल भाई, सबसे फेवरेट है ये तो। इसके बाद में फिनॉल और ईथर, है ना, यानी कि अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर्स की हम बात करें तो पहला प्रश्न है भाई कि अल्कोहल और फिनॉल के बीच में, पहले तो आप 3 अंतर बताना है भाई, कि अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल और फिनॉल के बीच में हमें यहाँ से अंतर कर लेना है। द्वितीय प्रश्न की अगर हम बेटा यहाँ से बात करें कि प्रश्न क्रमांक 2 में हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर से, तो भाई प्रश्न क्रमांक 2 में हमें कुछ नाम अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। जैसा मैंने अभी बताया है कि जितनी भी नेम रिएक्शन आती है उन सबको हमें क्या करना है, पेज लेना है, उन पेज पर लाइन से लिखते हुए जाना है भाई, कि उनमें अभिकारक कौन से उपयोग हुए हैं, उन अभिक्रियाओं की स्थितियां कौन सी हैं, उन अभिक्रियाओं से क्या बन रहे हैं, क्या उनसे उत्पाद बन रहे हैं, क्या उनका प्रोडक्ट है भाई। तो यहाँ पर 3 अभिक्रियाएं हमें दी हुई है, अलग अलग नाम
रिएक्शंस हमें दी हुई है। इन नेम रिएक्शंस को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है भाई। पहली अभिक्रिया कौन सी है? रिमर-टिमेन अभिक्रिया, यानी कि रिमर-टिमेन रिएक्शंस के बारे में हमें बताया गया है। दूसरी जो रिएक्शन है भाई विलियमसन संश्लेषण। संश्लेषण मतलब किसी चीज को बनाना है ना, किसकी है? जनरली हम ईथर बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो विलियमसन सिंथेसिस को हमें सीखना है यहाँ से। इसके बाद में अगर हम बात करें तो है भाई एक और कॉल्बे अभिक्रिया, यानी कि कॉल्बे रिएक्शन। तो ये तीन अभिक्रियाएं हमें बहुत अच्छे से याद करनी है। इन अभिक्रियाओं की जो रासायनिक अभिक्रिया है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को पेज पर लिखकर अच्छे से याद कर लेना है इनको, इनके नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े बेटा, तृतीय प्रश्न की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि आप इथेनॉल को डाई एथिल ईथर में कैसे परिवर्तित करोगे। वही प्रिपरेशन मेथड है भाई, डाई एथिल ईथर कैसे डाई एथिल ईथर बनाया जाता है। हमें अल्कोहल दिया हुआ है, उस अल्कोहल को आपको डाई एथिल ईथर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, क्या उसमें आपको और साथ में अभिकारक लगते हैं, क्या अभिक्रिया की स्थितियां रहेगी, रिएक्शन कंडीशंस क्या होगी, उनके बारे में हमें लिखना है, उनके बारे में हमें बताना है कि इथेनॉल की अभिक्रिया में इससे करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डाई एथिल ईथर मिल जाएगा। यानी इंग्लिश में बात करें तो हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू डाई एथिल ईथर। भाई इथेनॉल को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डाई एथिल ईथर में कन्वर्ट करना है। प्रश्न क्रमांक 4 में हमसे कहा गया है कि अल्कोहल की तुलना में जो फिनॉल होते हैं भाई, है ना, अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं, कि अल्कोहल की तुलना में फिनॉल की अम्लीयता की तुलना करनी है। ऑब्वियसली फिनॉल जो होते हैं वो ज्यादा अम्लीय होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो वो क्यों एसिडिक होते हैं अल्कोहल की तुलना में, हमें वो बताना है, वो कारण हमें स्पष्ट करना है। उस कारण के बारे में हमें लिखना है कि फिनॉल का भैया जो अनुनाद होता है, जिसकी वजह से ये फिनॉल की जो रिंग होती है, बेंजीन रिंग, उसको ज्यादा स्थायित्व मिलना, वो सारी बातें हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से हमें समझाना है भाई। इसके बाद में पांचवा जो प्रश्न है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमें अल्कोहल कैसे बनाया जाता है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है हमारा RMgX जिसको हम लिखते हैं, इस RMgX से भाई अल्कोहल कैसे बना सकते हो आप, अल्कोहल कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, उस अभिक्रिया के बारे में हमें बताना है, उसका हमें विस्तृत वर्णन यहाँ पर करना है भाई। क्या है हमारा प्रश्न? प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल प्रिपरेशन की जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो भी प्रोसीजर हैं, उसको हमें एक्सप्लेन करना है, समझाना है। चलो, इतना करने के बाद में सिक्स्थ अगर प्रश्न की हम बात करें इस चैप्टर से, तो सिक्स्थ प्रश्न में हमसे कहा गया है बेटा निम्नलिखित अभिक्रिया लिखिए भाई, गिव द रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के बारे में हमें बताना है, कौन कौन सी रिएक्शन है। फर्स्ट इज अल्कोहल का ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, वो हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है भाई, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या होगा। अल्कोहल का निर्जलीकरण करना है भाई, कि अल्कोहल से हमें क्या निकाल लेना है? पानी निकाल लेना है। तो जो केमिकल रिएक्शन बनेगी, जो केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा? रिएक्टेंट तो आपका अल्कोहल है, उस अल्कोहल से आपको वाटर निकाल देना है, तो आपका क्या उत्पाद बनेगा, उसके बारे में उस अभिक्रिया को अच्छे से लिखना है। तीसरी अभिक्रिया है कि अल्कोहल की हेलोजन अम्ल, हेलोजन अम्ल यानी कि HX के साथ में अभिक्रिया करवाने पर आपको क्या मिलता है। इस अभिक्रिया को आपने बेटा हेलो एल्केन और हेलो अरीन में भी पढ़ा था, है ना। जब हेलो एल्केन के विरचन की विधियां हम पढ़ते हैं, हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ते हैं, वहां पर हम इसे सीखते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया भी रिपीटेड होगी, इसको अगर आप पहले 6th चैप्टर में पढ़ चुके हो तो 7वें में फिर से ये रिपीट होगी। ठीक है, तो अल्कोहल के जब भी आप हेलोजन अम्लों के साथ में अभिक्रिया करवाओगे तो जो उत्पाद बनता है उसकी हमें क्या लिखनी है? रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड के साथ में अल्कोहल की भाई। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न क्रमांक 7 की, 7वें चैप्टर का 7वां प्रश्न, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया आपको अगले चैप्टर में भी पढ़नी, 9th चैप्टर में, अगले से अगले चैप्टर में 9th चैप्टर में भी कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में सीखना है भाई। इसको समझाइए और इसका एक अनुप्रयोग लिखिए कि इस अभिक्रिया से हमें जो मिलता है, इस अभिक्रिया से जो उत्पाद हमें मिला है, जो प्रोडक्ट हमें मिला है, वो प्रोडक्ट हमारे जीवन में कहाँ काम में आता है, उस प्रोडक्ट के हमारे लिए क्या उपयोग होते हैं, वो सब हमें यहाँ से लिखना है भाई। क्या ये 7 प्रश्न हो जाएंगे 7वें चैप्टर के? चलो और आगे बढ़ते हैं, और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो 8वां प्रश्न हमसे बोल रहा है बेटा, प्रश्न क्रमांक 8 क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है एथिल अल्कोहल और डाई एथिल ईथर। किसके बारे में? एथिल अल्कोहल और डाई एथिल ईथर के बीच में हमें अंतर बताने हैं। सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो अल्कोहल
और हमें किसमें अंतर बताने हैं बेटा, ईथर में हमें अंतर बताने हैं, एल्कोहल और ईथर के बीच में हमें अंतर बताने हैं, डिफरेंस बताना है भाई। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इथाइल एल्कोहल यानी कि C2H5OH और किसमें बताना है, डाई एथिल ईथर में यानी कि C2H5O C2H5, इन दोनों में हमें अंतर बताने की, इन दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों का क्रियात्मक समूह वगैरह वो सारी चीजें हमें यहाँ से इनके अंतर लिखने हैं। इसके बाद में 9वें प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, 9वें प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है भाई, 9वां प्रश्न किस बारे में हमें बताता है, तो हमें पूछ रहा है 9वां प्रश्न कि क्या होगा, क्या होता है जब फिनोल को आप किसके साथ में, सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है भाई, नाइट्रिक अम्ल फिनोल के साथ में अभिक्रिया करके हमें क्या उत्पाद देता है, और नाइट्रिक अम्ल सांद्र लिया है, याद रखना है ना। तो व्हाट हैपेंड व्हेन फिनोल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके आपका जो फिनोल है वो कौन सी रिएक्शन देता है, उस रिएक्शन को हमें सिंपल वो रिएक्शन लिखनी है। इतनी चीजें समझ में आई। आगे अगर हम बढ़े चैप्टर नंबर 8 पर, पाठ 8 पर, अध्याय क्रमांक 8 पर, जो कि है बेटा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला प्रश्न है इस चैप्टर का आपका, वो है बेटा कि एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में पहले तो महत्वपूर्ण 3 अंतर बताओ कि ये जो चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड और ये जो कीटोन, दो क्रियात्मक समूह होते हैं, है ना, एक होता है RCHO और एक क्या होता है RCOR। इन दोनों में भाई अंतर क्या क्या होते हैं, इन दोनों के अंतर हमें बताने हैं। राइट द 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन में हमें 3 डिफरेंस बताने हैं भाई। सेकंड प्रश्न की बात करें, द्वितीय प्रश्न की बात करें, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना करनी है भाई हमें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों होता है भाई, एल्कोहल भी अम्लीय होता है लेकिन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो ज्यादा अम्लीय क्यों होता है इस एल्कोहल से, उसको हमें समझाना है ना। अम्ल है, आसानी से हाइड्रोजन आयन को देने की खासियत होती है इनमें, इसलिए ये ज्यादा अम्लीय होता है, तो वो सारी चीजें हमें समझानी है इस प्रश्न के अंदर। ठीक है, ये प्रश्न हो जाएगा, Why are the carboxylic acid more acidic than the alcohol? एक्सप्लेन करना है भाई, इसका हमें रीजन बताना है कि क्यों ऐसा होता है। आगे अगर इसी के साथ में बढ़े तो भाई फिर से एक और नाम रिएक्शन आई है, इस रिएक्शन को भी आपको उस पेज पे लिखना है, किस पेज पर, जिस पर हम अभी तक नाम अभिक्रियाएं लिखते आए हैं। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है पहले तो वो बताना है, एक उदाहरण के साथ में इसकी क्रिया विधि को समझाना है, इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को हमें एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज अ कैनिजारो रिएक्शन, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेकर इसका मैकेनिज्म हमें बहुत अच्छे से समझाना है। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसे भी उसी पेज में लिखना है बेटा, एल्डोल संघनन, कि एल्डोल संघनन क्या होता है, इसका समीकरण सहित लिखिए, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया हमें इसकी लिखनी है भाई कि व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, एक्सप्लेन विद इक्वेशन, इसकी केमिकल इक्वेशन हमें यहाँ से लिखनी है कि एल्डोल कंडेंसेशन की केमिकल इक्वेशन क्या होती है। क्या इतना कर लोगे भाई, क्या इस चैप्टर में ये 4 प्रश्न कर लोगे, अगर ये 4 प्रश्न कर लोगे तो और थोड़ा सा आगे बढ़े 5वें प्रश्न की तरफ, तो ये 5वां प्रश्न है भाई क्रॉस एल्डोल। अभी आपने एल्डोल तो पढ़ लिया, जब आप एल्डोल पढ़ लोगे तो क्रॉस एल्डोल भी और आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्रॉस एल्डोल क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड यानी कि एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है बेटा CH3CHO, है ना, और फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO, इन दोनों के बीच क्रॉस एल्डोल संघनन को उदाहरण सहित दीजिए, इन दोनों के हमें उदाहरण देने हैं। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल समझाना है, फिर हमें एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच में क्रॉस एल्डोल को उदाहरण सहित समझाना है भाई। व्हाट इज अ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन द एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का हमें एग्जांपल लेकर इसको अच्छे से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को एक्सप्लेन करना है। क्या इतना कर लोगे, चलो भाई आगे बढ़े इसी के साथ में। 8वें चैप्टर का हमने 5 प्रश्न समझ लिए हैं। छठा प्रश्न है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है भाई, इसको भी उस पेज पर लिखना है, जितनी भी नाम अभिक्रिया आती है सब कुछ लिखते हुए चलना, एक उदाहरण देकर समझाना है भाई कि हाफमैन ब्रोमाइड जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, इसको हमें उदाहरण देना है और उस रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से समझाना है। 7वां प्रश्न है भाई, 7वां प्रश्न है कि जो फिनॉल है उसे आप
सैलिसिलिक अम्ल में किस प्रकार से बदलोगे, या फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल के संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है भाई। सैलिसिलिक अम्ल हमें यहाँ से बनाना है, किससे, फिनोल से। सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बेटा, तो ये तो हो गई आपकी खूबसूरत प्यारी सी बेंजीन, इस पर जब OH बैठता है तो फिनोल, और इस OH के साथ में ही इस पर एक और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जुड़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। तो इस फिनोल से ये सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, उसकी हमें क्या लिखनी है, रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनोल। फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया क्या होती है, मतलब ये अभिक्रिया हमको क्या करनी है, लिखनी है बेटा, ठीक है। इसकी जो भी अभिक्रिया की स्थिति होती है वो सारी चीजें हमें यहाँ से सीखनी है, ठीक है। इतना होने के बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, तो 8वां प्रश्न है इस चैप्टर के लिए बेटा, एल्डिहाइड की पहचान हेतु जो रजत दर्पण परीक्षण किया जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट, उस सिल्वर मिरर टेस्ट के बारे में लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट किसकी पहचान के लिए किया जाता है। अच्छा, डायरेक्ट प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि रजत दर्पण परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो वो एल्डिहाइड्स के लिए किया जाता है बेटा। किसके लिए किया जाता है, एल्डिहाइड्स के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में 9वां प्रश्न है भाई, पर्किन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। सिल्वर मिरर टेस्ट होने के बाद में पर्किन अभिक्रिया पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पर्किन रिएक्शन, कि पर्किन रिएक्शन क्या होती है भाई, ठीक है। इतनी चीजें अगर इस चैप्टर से कर ली, इस चैप्टर को समझ लिया, तो ये जो चैप्टर है ये अच्छे खासे नंबर आपको दिला देगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद में 2 प्रश्न और इस चैप्टर के हैं, वो है बेटा स्टीफन अभिक्रिया, ये भी एक नाम अभिक्रिया है, और बेंजोइक संघनन जो होता है उसको हमें समझाना है कि स्टीफन रिएक्शन क्या होती है, एंड बेंजोइक कंडेंसेशन को एक्सप्लेन हमको यहाँ से करना है भाई। इसके बाद में 11वां प्रश्न जो है आइडोफॉर्म अभिक्रिया को समझाना है, एक्सप्लेन आइडोफॉर्म रिएक्शन, क्या आइडोफॉर्म रिएक्शंस क्या होती है भाई, आइडोफॉर्म रिएक्शन किस प्रकार से होती है, कौन कौन से उसमें आपके रिएक्टेंट उपयोग में लाओगे, क्या उसका उत्पाद बनेगा, वो सारी चीजें समझा देगी। क्या इतनी चीजें कर लोगे भाई, क्या इतनी चीजें इस चैप्टर में आप कर लोगे। चलो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ भैया। तो चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अमीन, है ना, क्या नाम है जिसका, अमीन्स, फंक्शनल ग्रुप होता है आपका नाइट्रोजन समूह का, इस अमीन्स के बारे में हमें सीखना है। तो बेटा इस अमीन चैप्टर में कौन कौन से वो प्रश्न हैं जिन प्रश्नों पर हमें बात करनी है, जिन प्रश्नों को हमें पढ़ के जाना है हमारी द्वितीय परीक्षा के लिए। तो जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको सेंडमेयर अभिक्रिया में, कि ये सेंडमेयर अभिक्रिया हमसे कहाँ पूछी जाएगी, चैप्टर नंबर 9 में। वो चैप्टर नंबर 9 में ये जो डाइजोनियम लवण है ना बेटा, ये सेंडमेयर अभिक्रिया से ही बनता है। तो डाइजोनियम लवण क्या होते हैं ये समझाना है। डाइजोनियम लवण समझाने के बाद में इस डाइजोनियम लवण के निर्माण की विधि को हमें समझाना है कि डाइजोनियम लवण किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो व्हाट आर डाइजोनियम सॉल्ट्स, भाई डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, एंड राइट द मेथड फॉर देयर फॉर्मेशन, के इसको बनाने की क्या क्या मेथड्स होती है, क्या क्या प्रिपरेशंस होती है, उनके बारे में हमें समझा देना है। सेंडमेयर अगर रिएक्शन को हमने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो हमें बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी इस डाइजोनियम लवण को समझने में। डाइजोनियम लवण को हम पहले ही सेंडमेयर अभिक्रिया में पढ़ चुके होंगे भाई, ठीक है। द्वितीय प्रश्न की अगर हम यहाँ से बात करें, सेकंड नंबर के क्वेश्चन की अगर हम यहाँ से बात करें, तो इस सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या सीखना है बेटा, कि एनिलीन को नाइट्रोबेंजीन से कैसे बनाया जाता है भाई, कि नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, उस नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन को बनाना है आपको। एनिलीन का सूत्र क्या होता है बेटा, कि जब आपकी बेंजीन रिंग पर कौन जुड़ा हुआ हो, NH2 जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। इस एनिलीन को बनाने की, इस एनिलीन को प्रिपरेशंस की हमें मेथड समझानी है, और इस एनिलीन को किससे बनाना है, नाइट्रोबेंजीन से बनाना है। यानी कि हाउ इज एनिलीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो सारी चीजें हमें समझानी है भाई। क्या इतनी चीजें कर लोगे। तृतीय प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो 3 क्वेश्चन नंबर में हमसे पूछा है एनिलीन से बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है भाई। वही प्रश्न है ये, कौन सा वाला, सेंडमेयर अभिक्रिया जो हम पढ़ते हैं ना, सेंडमेयर अभिक्रिया में
जो प्रश्न हमसे पूछा गया था, सेंडमेयर अभिक्रिया जो हम पढ़ते हैं वही सेंडमेयर अभिक्रिया है जिसमें हमें एनिलीन से क्या बनाना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है। तो बेटा देखो, सेंडमेयर अभिक्रिया अगर आपने पढ़ ली, सेंडमेयर अभिक्रिया अगर आपने पढ़ ली तो आपके 3 प्रश्न तो बन गए, एक तो सेंडमेयर अभिक्रिया वाला, एक आपका डाइजोनियम लवण और इसकी प्रिपरेशन मेथड यानी कि इसको निर्माण की विधि, और एक ये वाला प्रश्न है यानी कि एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है। ये तीनों प्रश्न आपको सेंडमेयर अभिक्रिया से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो सेंडमेयर अभिक्रिया इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक बार में समझ में नहीं आई, 2 बार में, 3 बार में, जितना समय लगे इस सेंडमेयर अभिक्रिया को दे देना है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा है। साथ ही में ये 2 चैप्टर में पूछी गई अभिक्रिया है, ठीक है। हाउ वुड यू प्रिपेयर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ एनिलीन, एनिलीन से भाई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशन मेथड को एक्सप्लेन करना है, जो कि है हमारी सेंडमेयर रिएक्शन। क्या ये 3 प्रश्न एनिलीन हमारे अमीन चैप्टर से आप कर लोगे? अमीन चैप्टर से इन 3 प्रश्नों को बहुत अच्छे से करना है। इसी के साथ में आगे बढ़े बेटा हम, तो एक और नाम अभिक्रिया हमारी है जिसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया, जो कि प्रश्न क्रमांक 4 में हमसे पूछी गई। इस अभिक्रिया को समझाना, साथ ही में इसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है भाई, कि ये जो गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया है इसका हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन एंड राइट इट्स केमिकल रिएक्शन। इसकी हमें साथ में क्या लिख देनी है, केमिकल रिएक्शन लिख देनी है, ठीक है। इतना हो जाएगा क्या भाई, इतना अगर हो जाएगा तो प्रश्न क्रमांक 5 में हमसे एक छोटा सा अंतर पूछा गया है। किसमें अंतर पूछा है बेटा, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन क्या होते हैं, इनमें हमको अंतर स्पष्ट करना है भाई, कि प्राथमिक क्या होते हैं, द्वितीयक क्या होते हैं, तृतीयक क्या होते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन्स, टर्शरी अमीन्स, इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनमें हमें क्या करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है। 4-5 अंतर आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। क्या ये 5 प्रश्न हो जाएंगे आपसे? इसी के साथ में आगे बढ़े। अच्छा, 6th नंबर का प्रश्न, 5 ये और इसके बाद में ये 6th नंबर का है बेटा, ठीक है। 7 हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। एथिलअमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है, क्यों? एक रीजन आपको देना है कि जो एथिल अमीन होते हैं वो अमोनिया के कंपेयर में, एथिलअमीन यानी कि C2H5NH2 की हमसे बात हुई है कि भाई ये जो होता है ये NH3 के कंपेयर में यानी कि अमोनिया से ज्यादा क्षारीय गुण क्यों दर्शाता है, मोर बेसिक कैरेक्टर्स क्यों रखता है, उसको एक्सप्लेन करना है। एथिल अमीन इज मोर अल्कलाइन देन अमोनिया, व्हाई, कारण आपको बताना है भाई। क्या ये प्रश्न हो जाएगा बेटा? बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो हमको ये समझाना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित को कैसे परिवर्तित करोगे भाई, है ना, कि हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। कुछ रिएक्शंस दी हुई है आपको, तो उन रिएक्शंस को समझाना है कि भैया पहली रिएक्शन में आपको बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे वो अभिक्रिया बतानी। दूसरे में आपको दिया हो कि बेंजीन से एन एन डाइमेथिल एनिलीन कैसे बनाओगे, एन एन डाइमेथिल एनिलीन कैसे बनाओगे। तीसरी अभिक्रिया आपको समझानी है कि ClCH2 का होल 4 Cl से हेक्सेन 1,6 डाइमेथिल अमीन कैसे बनाओगे। तो ये 3 अलग अलग केमिकल रिएक्शंस आपको क्या करनी है बेटा, ये 3 अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हमें लिखनी है, जो कि प्रिपरेशन है। एक में एनिलीन बना रहे हो, एक में आप डाई एन एन डाइमेथिल एनिलीन बना रहे हो, एक में आप बना रहे हो हेक्सेन 1,6 डाइमेथिल अमीन। तो ये अलग अलग प्रकार की 3 अभिक्रियाएं हमें अच्छे से लिख लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है भाई। इसके बाद में आखिरी चैप्टर हमारा, चैप्टर नंबर 10 यानी कि अध्याय 10, जिसका नाम है जैव अणु यानी कि बायो मोलिक्यूल्स, है ना। अब बायो शब्द आ गया है तो जो बच्चे बायो वाले हैं उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। मैथ्स वालों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ्स फील्ड जिनका मैथ्स है, PCA में, उनको भी ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इजी चैप्टर है, आसान है, थोड़ा सा पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ज्यादा चीजें थ्योरी वाली है ना, तो याद करना थोड़ा सा हो सकता है मैथ्स वालों के लिए डिफिकल्ट हो, बाकी हो जाएगा, 2-4 बार इसे पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है प्रोटीन क्या होते हैं, समझा दो भाई, प्रोटीन की परिभाषा लिखनी है यहाँ से, है ना। द्वितीय प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर के लिए, कि डीएनए और आरएनए के बीच में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं कार्यात्मक अंतर लिखने हैं भाई। राइट द इंपॉर्टेंस डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल एंड
फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए, कि आरएनए और डीएनए का एक तो उनकी संरचना के हिसाब से और उनके काम के हिसाब से, उनके फंक्शंस के हिसाब से उनमें क्या क्या अंतर है, उनकी चर्चा हमें इस प्रश्न में करनी है। इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना है भाई। तृतीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड पर एक टिप्पणी लिखनी है भाई, कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक शॉर्ट नोट लिखना है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो सारी चीजें हमें लिखनी है। क्या ये 3 प्रश्न हो जाएंगे भाई? इसी के साथ में आगे बढ़े तो जो फोर्थ क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण करना है। कार्बोहाइड्रेट अलग अलग प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, वो वर्गीकरण हमें करना है। और इनके 4 काम लिखने हैं भाई, कि कार्बोहाइड्रेट के जीवन में या कार्बोहाइड्रेट के हमारे मानव शरीर में या अन्य जीवों के शरीर में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या काम, क्या रोल प्ले करते हैं वो। तो व्हाट इज अ कार्बोहाइड्रेट, राइट द क्लासिफिकेशन, इनका क्लासिफिकेशन करना है एंड 4 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस इनके लिखने हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। क्या इतना हो जाएगा भाई? तो अगर इतना हो जाए तो प्रश्न क्रमांक 5 पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में हमसे कहा गया है कि पेप्टाइड बंध क्या होते हैं भाई। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पूछा है, व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कहां पर बनते हैं, क्या होते हैं। पेप्टाइड बंध निर्माण को समझाइए कि ये जो पेप्टाइड बंध होते हैं ये किस प्रकार से बनते हैं, है ना। उन सारी चीजों को हमें एक्सप्लेन करना है। चलो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो 6th नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है विटामिन क्या है भाई, विटामिन किसको बोलते हैं। उन विटामिन के नाम बताइए जिनकी कमी से निम्नलिखित बीमारियां होती हैं। व्हाट आर विटामिन, नेम द विटामिन हुज डिफिशियंसी कॉज द फॉलोइंग डिसीज। कौन कौन सी बीमारियों के बारे में हमसे कहा गया है। देखो पहली है भाई रक्त स्त्राव, यानी कि रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का किससे नहीं जमता है भाई। दूसरी बीमारी का नाम है भाई रतौंधी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना। थर्ड नंबर की है एनीमिया, किस विटामिन की कमी से होता है एनीमिया, कौन से विटामिन की कमी आ जाने से एनीमिया हो जाता है, उसकी हमें बात करनी है। इसके बाद में फोर्थ है रिकेट्स के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेवार होता है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। और 5वें नंबर का है भैया प्रजनन क्षमता का नुकसान हो जाना। इस विटामिन का विशेष ध्यान रख लेना तुम लोग सब बेटा, है ना, वरना प्रजनन क्षमता का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस विटामिन के बारे में भी हमें पढ़ना है भाई, कि लॉस ऑफ फर्टिलिटी किस विटामिन की कमी से होती है, ठीक है। क्या ये 6 प्रश्न कर लोगे भाई इस चैप्टर से? चलो एक दो प्रश्न और देख लेते हैं चैप्टर के। आगे बढ़ते हैं भैया कि 7वां प्रश्न जो है इस चैप्टर का, उसमें हमसे पूछा गया है कि रेशेदार और गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर बताओ भाई, है ना। राइट द डिफरेंस बिटवीन द फाइब्रोनस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइबरस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर मुख्य डिफरेंस हमको बताने हैं कि क्या क्या अंतर होते हैं। दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं, है ना, उन प्रोटीन में हमें क्या बताने हैं, अलग अलग डिफरेंस बताने हैं। इजीली ये प्रश्न भी हो जाएगा बेटा, इसको एक दो बार पढ़ोगे तो आसानी से 4-5 अंतर आराम से आप इसमें सीख जाओगे, ठीक है। इसके बाद में अमीनो अम्लों के उभयधर्मी प्रकृति के बारे में बताना है बेटा, ज्यूटर आयंस के बारे में बताना है। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनमें ज्यूटर आयंस की जो कैपेसिटी होती है उसे हमें एक्सप्लेन करना है भाई, ठीक है। और 9वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 है आपका कि डीएनए जो होता है उसकी उंगली छापन क्या होता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। हिंदी में बोले तो उंगली छापन, इंग्लिश में बोले तो फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। और इसका महत्व क्या होता है भाई, सीआईडी में इसका क्या महत्व होता है, सीआईडी किसी ने देखी हो तो, है ना। फिंगरप्रिंट, कोई भी क्राइम करके निकल जाता है तो वहां पर फिंगरप्रिंटिंग उठाते हैं वहां से, तो वो सारी चीजें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें सीखने को मिलती है। क्या होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या इसके महत्व होते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न क्रमांक 10 की भैया, तो निम्नलिखित हार्मोन्स के बारे में हमें लिखना है भाई। कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स है, उन हार्मोन्स के बारे में बताना है। पहला हार्मोन है भैया टेस्टोस्टेरोन, दूसरा हार्मोन है थायरॉक्सिन, तीसरा हार्मोन है इंसुलिन। इन हार्मोन्स के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। इन हार्मोन्स के बारे में कि टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है ना, थायरॉक्सिन का क्या काम है, इंसुलिन का क्या काम है, उनके बारे में हमें लिखना। आखिरी प्रश्न है बेटा प्रश्न क्रमांक 11,
जो कि है एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम की परिभाषा हमें यहाँ से देनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे चैप्टर नंबर 10 के, है ना। तो ये हमारी जो केमिस्ट्री है, हमारी जो रसायन शास्त्र है, इस रसायन शास्त्र के टोटल 10 चैप्टर पर हम चर्चा कर चुके हैं। इन 10 चैप्टर्स में से मैंने कुछ 90-100 प्रश्न ऐसे आपको बताए हैं जो कि आपकी इस द्वितीय परीक्षा में पूछे ही पूछे जाएंगे। बात रही सारे ऑब्जेक्टिव्स की, कि ऑब्जेक्टिव्स का क्या करना है भैया। ऑब्जेक्टिव्स आपको सब कुछ मिल जाएगा अरिविहान एप्लीकेशन पर, है ना। अरिविहान एप्लीकेशन पर आप जैसे ही संभव बैच में एनरोल करोगे, इस संभव बैच में आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर, इन सारे प्रश्नों के एक्सप्लेनेशंस के वीडियो, इन सारे प्रश्नों से संबंधित ऑब्जेक्टिव, इन सारे प्रश्नों से संबंधित सही विकल्प, रिक्त स्थान, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी और साथ में नोट्स आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको अरिविहान का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और संभव बैच में आपको, या संभव सीरीज में आपको इनरोल होना है। और साथ ही में आपको कुछ वीडियो आपको YouTube पर भी मिल जाएंगे। जब आप अरिविहान का YouTube चैनल सब्सक्राइब करोगे, वहां लाइव ऑप्शन जब आपको आएगा, उस लाइव ऑप्शन में जैसे ही आप जाओगे, वहां पर आपको लाइव ऑप्शंस में कई लाइव वीडियो मिल जाएंगे। उन लाइव वीडियो में कई सारे वीडियो चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सारे अलग अलग प्रश्नों का डिटेल में एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बेटा इन 100 प्रश्नों को अपनी द्वितीय परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयार करो। अभी हमारे पास में लगभग 1 महीने का टाइम है। उस 1 महीने में जी जान लगा दो, और जो गलतियां पिछली परीक्षा में हो गई है, जिन कारणों से भी हमारे नंबर कम आए हैं, हम पास नहीं हो पाए, या जो हमें नंबर जितने हमने सोचे थे उस टारगेट तक हम नहीं पहुंच पाए और हम द्वितीय परीक्षा में एनरोल हो रहे हैं, तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से लगाओ, विश्वास के साथ में लगाओ और अच्छी तैयारी से अपनी इस परीक्षा को दो और अच्छा रिजल्ट लाओ। अरिविहान हमेशा आपके साथ में खड़ा है। इसी प्रकार की और कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए। आपको जिस भी प्रकार की समस्या हो उसका आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको उस समस्या का समाधान अरिविहान जरूर देगा। थैंक यू।